नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अलसी की उन्नत बुआई करके कमाएं अच्छा मुनाफा। मूंग की फसल में करें समय पर कीट रोगों का नियंत्रण। अलसी बहुमूल्य औद्योगिक तिलहनी फसल है। इसके प्रत्येक भाग का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी बाजार में अधिक डिमांड रहती है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो वे इसकी बुआई करते समय किन किन पहलुओं पर खास ध्यान दें, इसके बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। तिलहनी फसलों में अलसी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पूरे पौधे से पैसा कमाया जा सकता है। इसके तने से लिनेन नामक बहुत महंगा रेशा मिलता है और इसके बीज का इस्तेमाल तमाम तरह की मिठाइयों, दवाओं और तेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अलसी की असिंचित क्षेत्रों में बुआई अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े और सिंचित क्षेत्रों में नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक की जा सकती है। इसकी खेती के लिए काली भारी और दोमट मटियार मिट्टी उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो असिंचित क्षेत्रों में बुआई के समय 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 100 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 70 किलोग्राम एमओपी का आप प्रयोग करें। और अगर आप सिंचित क्षेत्रों में इसकी खेती कर रहे हैं तो 170 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी, 70 किलोग्राम एमओपी और 25 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 60 किलोग्राम और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग बुआई के समय कर दें। और शेष बची यूरिया का प्रयोग आप पहली सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, अलसी की खेती यदि आप बीज उत्पादन के लिए करना चाहते हैं तो आपको इसकी गरिमा, श्वेता, लक्ष्मी 27, पद्मिनी, शेखर प्रजातियों का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टर है। और यदि आप बीज और रेशे दोनों के उत्पादन के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी शिखा, रश्मि, पार्वती प्रजातियों का चयन करें, जिनसे दाने की उपज औसतन 18 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होगी और वहीं रेशे का औसत उत्पादन 14 से 15 कुंटल प्रति हेक्टर मिलता है। जहां तक बीज दर की बात है तो प्रति हेक्टर में बुआई के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों को रोगों से बचाने के लिए थीरम 2.5 ग्राम या कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, बीजों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों,
अलसी फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेंगे, जिससे आगे चलकर किसान भाइयों को ऐसी फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, इस साल राज्य में बारिश काफी अच्छी हुई और मूंग की फसल भी काफी अच्छी है। मूंग की अगेती फसल की कटाई चल रही है और देर से बोई गई फसल में अभी कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिनका समय पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप किस प्रकार से करें मूंग की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सत्या शर्मा। किसान की पर्याप्त उपलब्धता या उसके पास कितना समय है उस आधार पर निर्धारित करता है। लेकिन आज की स्थिति में मूंग को जो खरीफ ऋतु में बोई गई है उसमें उसका कीड़ों का भी बहुत ज़्यादा अटैक रहता है और उसके साथ साथ रोगों का भी ज़्यादा अटैक रहता है। इसलिए आज मैं आपको खरीफ ऋतु में होने वाले कीटों तथा रोगों उनके बारे में जानकारी दे रही हूँ। मूंग में सबसे ज़्यादा हानिकारक अवस्था में नुकसान पहुंचाने वाला कीट है बिहार हेरी कैटरपिलर। यह एक हानिकारक कीट में माना जाता है मूंग में, जो हमारी हजारों की संख्या में पत्तियों पर गुच्छों की मात्रा में पाया जाता है। इस अवस्था में ये पूरी पत्तियों का रस चूसकर उनको पोषण विहीन कर देता है और उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता न के बराबर रह जाती है। प्रकाश संश्लेषण बाधित होने से पौधा पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। ग्रोथ अच्छी होने से उसमें फली या पौध जो भी उस अवस्था तक रहता है, उस अवस्था बिगड़ने से उसकी फाइनली उपज कम हो जाती। इसलिए हमें इसके बचाव के लिए ध्यान रखना है। सस्य वैज्ञानिक विधि में ये ध्यान रखना है, अगर शुरुआती अवस्था में है तो हमें फेरामोन ट्रॉप या प्रकाश प्रपंच का उपयोग करके इस कीड़े को नियंत्रित करना है। अब जो गुच्छा है उस गुच्छे में से पत्तियों को, उस गुच्छे को पूरे को निकाल कर उसको पत्तियों को अलग कर देना है। किसान भाइयों, कीट का प्रकोप बढ़ने पर पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं और पौधों के विकास में बाधा आती है। इसलिए आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडेक्साकार्ब दवा की 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करके इस कीट पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा मूंग की फसल में इस समय कुछ रस चूसक कीटों का भी प्रकोप देखने में आता है। जो रस चूसक कीट हैं जिनमें जैसिड आता है या थ्रिप्स आता है और सफ़ेद मक्खी आता है, जो हमारे उसको मूंग की फसल को नुकसान पहुंचाते। तीसरा हमारा आता है एफिड, जो हरा, सफ़ेद या काले रंग का होता है, जो पत्तियों की निचली सतह पर रहता है, जो पत्तियों से रस चूसकर हमारी पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वो रस चूसक कह सकते हैं उसको। रस चूसक होने की वजह से पत्तियों की सभी पोषक तत्वों को वो कलेक्ट करता है, पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण के काबिल नहीं रहती। इसके नियंत्रण के लिए अब हम क्या करें, हम येलो स्ट्रिप ट्रैप का उपयोग करें। येलो स्ट्रिप ट्रैप उपयोग करने से वो कीड़ा उस अवस्था पर चिपक जाता है, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा हमारा हो गया केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में हम इमिडाक्लोरपिड 1 ml 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका उपयोग करें, जिससे हमारा कंट्रोल होता है। कुछ एरिया ऐसी होती है जहाँ पॉड बोरर या कहें चने की इल्ली भी कुछ एरियाओं में आती है। जो चने की इल्ली क्या करती है, इनिशियल अवस्था में छोटी अवस्था में रहती है, जो पत्तियों को छोटा अवस्था में खाती है, लेकिन बाद में पत्तियों की डैमेजेज होने के बाद वह जो फली की इल्ली बनती है, मूंग की वो फली बनती है, उसमें आधी अवस्था में पूरे पौधे को डैमेज करके वो फली के अंदर भी दाने को नुकसान पहुंचाती है। उसकी पहचान हम ये कर सकते हैं, वो फली आधी अवस्था में इल्ली बाहर रहती है, आधी फली के अंदर रहती है। उस अवस्था में हम उस खेत में खूंटियाँ काट कर, जिससे जो भी जीव जंतु है, चिड़िया है या ऐसे जीव जंतु जो वो उस इल्ली का ग्रहण कर सके या इल्ली को कंट्रोल कर सकें, जैविक नियंत्रण के थ्रू उससे कंट्रोल करते हैं। दूसरा हम प्रकाश प्रपंच का उपयोग करते हैं। प्रकाश प्रपंच भी हमारा कंट्रोल में आता है। फेरामोन ट्रॉप का उपयोग करते हैं।
ये कीट मूंग की फसल का सबसे हानिकारक कीट है। इसका प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 8 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। मूंग ऐसी फसल है जिसमें कीटों के साथ साथ रोगों का भी अटैक रहता है। रोगों में हम कहें कि येलो मैजिक वायरस जो हमारा बहुत हानिकारक मूंग की फसल का रोग माना जाता है। इस रोग में क्या होता है, पत्तियां पूरी तरह पीली पड़ने लगती हैं, उस पर स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। इनिशियल स्टेज में छोटे छोटे स्पॉट दिखते हैं, बाद में वो पूरे स्पॉट कलेक्ट होकर एक पूरी पत्तियों को भद्दा कर देते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और पौधे की उपज कम हो जाती है। उपज होने से ये कह सकते हैं कि फाइनली हमें वो पौध कम प्राप्त होते हैं। अब हम कहें इसका कंट्रोल क्या करें या वाहक कौन है? जो हमारा सफ़ेद मक्खी होती है वो एक वाहक का काम करती है इस बीमारी में, जिसे हम कह सकते हैं येलो मोजेक रोग। इस बीमारी में वाहक जो एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग का वाहन करती है। येलो मोजेक के कंट्रोल के लिए हमें जो भी ग्रसित पौधा है उसको खेत से बाहर निकाल के या तो जला देना है या गाड़ देना है। फिर दूसरा हम कहें कि बीज को उपचारित करके ही बोना है, उचित फसल चक्र अपनाना है, रोग से न ग्रसित होने वाली प्रजातियों का ही उपयोग करना है। अब हम कहें सफ़ेद मक्खी का क्या, रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड का उपयोग करें या कहें कि 5 ml वो उसको 15 लीटर के पंप में डालकर उसमें खेत में छिड़काव करते हैं। इन सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए अगर मूंग की खेती करते हैं तो आपको निश्चय ही अच्छी उपज प्राप्त। के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आज और कल कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। आज और कल अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में शुष्क मौसम रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाई पछेती बोई गई फसलों में दाना बनने की अवस्था पर सिंचाई करें। आज और कल कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। खेत में कटाई की हुई फसल का ढेर बनाकर प्लास्टिक से ढक कर रखें। समय से बोई गई बाजरा की फसल पकाव की ओर अग्रसर है, अतः उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। समय पर बोई गई मूंग की फसल अभी पकाव की ओर अग्रसर है, अतः उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। अरंडी की फसल में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए क्विनाल्फास 25 इसी दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कपास की फसल में बाल वर्म कीट का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बेरिल 50% घुलनशील चूर्ण 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके साथ में 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी मिला लें। तिल की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरंट्रानिलिप्रोल 18.5 EC दवा की 0.4 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। तारामीरा की बुआई का उचित समय 15 अक्टूबर तक है, अतः खाली खेत में उचित नमी की अवस्था में तारामीरा की बुआई के लिए बीज की व्यवस्था कर लें और उन्नत किस्म के बीज जैसे RTM 314 बुआई के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ग्वार की फसल में सफेद मक्खी, माहू और जैसिड का प्रकोप होने पर डाइफेंथ्रोन 50 WP की 1 ग्राम मात्रा 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। भेड़ और बकरी में PPR, फड़किया और चेचक रोग के प्रति टीके लगवाएं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उगरियावास जिला जयपुर के कृषक महेश कुमार ने। ये गाजर घास के समन्वित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। गाजर घास जो है एक प्रकार का घास है। इसका पत्ता जो है गाजर के जैसा मिलता जुलता होता है, इसलिए इसको गाजर घास कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस और ये विभिन्न नामों से प्रचलित है। काफ़ी हानिकारक है मनुष्य के लिए भी, जानवर के लिए भी और फसल के लिए भी। और ये जो है विपरीत परिस्थिति में तेजी से बढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है इसमें। और इसका बीज जो है 500 से लेकर के 2500 के आसपास इसका बीज होता है। और बीज जो है रोएदार होता है, एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके चला जाता है। और पहले ये जो है पार्क में, रोड के किनारे, रेलवे लाइन के बगल में, रिहायशी एरिया में मिलता था, स्कूल के मैदान में मिलता था। लेकिन अब ये फसल के क्षेत्र में भी अपना पैर फैलाने लगा है। और इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है और ये काफ़ी हानिकारक है। मनुष्य में इसके चलते दमा की बीमारी होती है और त्वचा संबंधी बीमारी होती है, डर्मेटाइटिस कहते हैं, एलर्जी, एक्जिमा भी कहते हैं उसको, एलर्जी के चलते हाई फीवर भी होता है। और जानवर यदि ज़्यादा खा लिया तो उसका दूध, गाय यदि खा ली तो उसका दूध तीता हो जाता है और बहुत ज़्यादा खा लिया तो जानवर मर भी सकता है। तापमान और प्रकाश से असंवेदनशील होता है, इसलिए सालों भर इसका ग्रोथ होता है। 3 से 4 महीना में एक जनरेशन ये पूरा कर लेता है। अतः 3 महीना में यदि अपना जनरेशन पूरा किया, एक पीढ़ी पूरा किया, तो ये 4 पीढ़ी को 1 साल में कर लेता है। यदि 4 महीना लगा तो 3 पीढ़ी इसका लगभग 1 साल में पूरा कर लेता है। तापक्रम और प्रकाश के प्रति उदासीन होने के चलते इसका सालों भर इसका ग्रोथ होते रहता है। फसल में भी अपना उत्पादन में वांछित कमी लाती है। कैसे कमी लाती है? ये जो है उसके स्थान में, प्रकाश में, नमी में पौधे के साथ, फसल के पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और उसके उपज में, फसल के उपज में वांछित कमी लाता है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, ट्रोफेशिया, परपुरिया, जंगली, चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है। इसका नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है, ये इसके लिए हम लोग जो है फूल आने के पहले इसको उखाड़ करके फेंकें, कहीं जमा करके जला दें या मिट्टी के अंदर गाड़ दें। दूसरी बात है, इसको रसायन का यूज करके हम लोग इसका नियंत्रण करते हैं, जिसमें ग्लाइफोसेट है। 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या 1 से 1.5% भी इसका इस्तेमाल करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। मेट्रीबिजिन है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके चलते जो है पर्यावरण और जैव विविधता पर काफ़ी खतरा उपस्थित हो रहा है, इसलिए इसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। अपने घर के आसपास यदि है तो उसको तुरंत ही उखाड़ फेंके, नहीं तो आपको बीमारी होगा, त्वचा संबंधी बीमारी और सांस का बीमारी जो दमा होता है उसको पर असर करता है, दमा का बीमारी होता है, इसलिए इसका नियंत्रण करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। गाजर घास से जैविक खाद बनाकर हम पर्यावरण सुरक्षा कर सकते हैं।
निंदाई कर हम जहां एक तरफ खेतों से गाजर घास एवं अन्य खरपतवारों को निकालकर फसल की सुरक्षा करते हैं, वहीं इन उखाड़ी हुई खरपतवारों से वैज्ञानिक विधि अपनाकर अच्छा जैविक खाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसे फसलों में डालकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512।
साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।